चांद। खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। इंडिया का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद से हिंदुस्तानी सहाफी वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने वैदिक और हाफिज सईद की मुलाकात के मुद्दे पर हंगामा किया और वैदिक की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं सरकार का कहना है कि उनका इस मुलाकात से कोई लेना देना नहीं है। दीगर सियासी पार्टियों ने भी इस पर सरकार से जवाब तलब किया है, जबकि खुद वैदिक का कहना है कि वो उनकी जाती मुलाकात थी। अगर हाफिज सईद इंडिया का मोस्ट वांटेड है तो वैदिक ने उनसे मुलाकात क्यों की? क्या सरकार को इसके बारे में खबर नहीं थी? सवाल यह भी है कि क्या एक सहाफी का किसी से मुलाकात करना कोई गुनाह है? क्या इस मुलाकात पर कांग्रेस सिर्फ सियासत कर रही है? ऐसे ही चंद सवालात हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे फिलिस्तीन पर इसराइली बर्बरियत की। गजा पर इसराइली हमले जारी हैं। गुज़श्ता 7 रोज से हो रही बमबारी में 250 के करीब फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। ये सिलसिला और कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। आलम इस्लाम खामोश है। वहीं इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें हमलों से बाज नहीं रख सकती। ऐसे में क्या पूरी दुनिया फिलिस्तीनियों के कत्लेआम का तमाशा देखती रहेगी? ऐसे ही चंद सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर जनाब सैयद फैसल अली साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। और वेद प्रताप वैदिक ने जो हाफिज सईद से मुलाकात की है उसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ कांग्रेस लीडर शामिल हो रहे हैं अनीस दुरानी साहब, और सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार मोहन सहाय साहब भी गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। और फिलिस्तीन के मसले पर बातचीत के लिए अलीगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होंगे एएमयू के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर अर्शी खान साहब भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। सीनियर जर्नलिस्ट वेद प्रताप वैदिक और मोस्ट वांटेड दहशतगर्द हाफिज सईद की मुलाकात का मामला मजीद गर्म हो गया है। राज्यसभा में कांग्रेस ने वैदिक और हाफिज सईद की मुलाकात के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। अरुण जेटली के जवाब से नाखुश कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया और वैदिक की गिरफ्तारी की मांग की। कांग्रेस ने सरकार से इस मुद्दे पर बयान भी मांगा है। इंडियन सिटीजन on Indian passport, so what? Travels, no, so what? I'll explain, sir, and meets the most wanted terrorist, not only in this country but all over the world. He has returned to India. What action the government proposes? One minute. Will you allow your citizens to openly meet terrorists? वज़ीर दिफा अरुण जेटली ने वेद प्रताप वैदिक पर क्या सफाई दिया, ये सुनते हैं। So as far as India is concerned, and the government of India is concerned, unquestionably, Hafiz Saeed is a terrorist who has conspired against this country and indulged in actual acts of conspiracy. The government of India has nothing to do, not directly, not indirectly, not even remotely, with any journalist in his individual capacity. हाफिज सईद से मुलाकात के तनाज़े पर वेद प्रताप वैदिक से खास बात की समय न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे ने। सर, सबसे पहला सवाल, आप हाफिज सईद से मिलकर आए हैं, यहाँ के संसद में इतना बड़ा बवाल हो गया कि आपको उम्मीद थी सर कि इस तरीके का होगा रिएक्शन? नहीं, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का कोई रिएक्शन होगा। ये सरकार से मुझे जबरदस्ती जोड़कर और रामदेव जी के साथ सहयोग बता के ये मूर्खतापूर्ण बात है। जितना रामदेव के साथ मैंने सहयोग किया उससे ज्यादा नरसिंह राव जी के साथ किया, उससे ज्यादा इंदिरा गांधी के साथ किया। तो कांग्रेस के लोग किस मुंह से, मुझे तो ये लोग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोला करते थे उस जमाने में, और मेरे घर पे क्यों लगाए रखते थे सारे। तो ये केवल राजनीति करने के लिए, क्योंकि हाफिज सईद को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, इसी के पीछे कांग्रेस अब कह रही है कि आपको अरेस्ट करने तक की बात कर रही है। इस पे आपकी क्या रिएक्शन है? नहीं, तो वो मुझे अरेस्ट करने की बात कहते हैं, मैं उनको अरेस्ट करने की बात कहता हूँ कि उन सबको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए कि इतने बुद्धू मूर्खों को हमने वहां संसद में बैठा रखा है।
दोनों मेहमान हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल है। स्टूडियो में मौजूद है सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब, और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं सीनियर सहाफी और सियासी तहदीकार मोहन प्रकाश साहब, मोहन सहाय साहब। आपका खैर मकदम है मोहन सहाय साहब। और अनीस दुरानी साहब कांग्रेस लीडर भी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए। गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं सैयद फैसल अली साहब से। सैयद फैसल अली साहब, एक सहाफी के तौर पर आप क्या कहेंगे? वेद प्रताप वैदिक एक सहाफी के तौर पर गए थे मिलने, पाकिस्तान के दौरे पर गए थे और वहां उनकी मुलाकात हाफिज सईद से भी हो गई। आपका क्या रद्द अमल है? देखिए, एक सहाफी के तौर पर अगर उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने उनका इंटरव्यू किया या कोई बातचीत की है तो उसको लेकर कोई तनाज़ा नहीं होना चाहिए। मैं खालिद आपको ये बताऊं कि वैदिक साहब जो पाकिस्तान से लौटे थे, मेरी भी फोन पे से उनसे बातचीत हुई थी और उन्होंने ये बात कही थी। ये मुलाकात जहां तक मुझे याद है ये 3 या 4 जुलाई की है। अब 10 दिन के बाद और 12 दिन के बाद क्यों बात सामने आई है समझ में नहीं आता। उन्होंने बातचीत में मुझे बताया था कि नवाज शरीफ से हम मिले और हाफिज सईद से ही मिले। नवाज शरीफ की तस्वीर उन्होंने मुझे भेजी थी जो हम लोगों ने अपने अखबार में भी छापी, और हाफिज सईद के बारे में कहा कि मैं उससे ही मिल के आया हूं, लेकिन बहुत ज्यादा कोई बात नहीं हो पाई थी। रहा सवाल ये हाफिज सईद से मिलने का, पिछले साल जब सलमान खुर्शीद साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, हम लोग गए हुए थे लाहौर, तो ये ऑफर हम लोगों को भी दिया गया था। और जिस होटल में लाहौर के पर्ल कॉन्टिनेंटल में हम लोग ठहरे हुए थे, वहां पे उनके एक दूत ने आके कहा था कि 5 मिनट के अंदर आप लोगों की मुलाकात करवाई जा सकती है। हम और 1-2 और जर्नलिस्ट थे, उन लोगों से हमने बातचीत की आपस में, और फिर यह तय किया गया कि इनसे मिलना मुनासिब नहीं है। फिर जो वहां पे फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग थे उनसे भी हमने पूछा अपने पर्सनल इस पे कि क्या उनसे मिल लिया जाए, तो लोगों ने कहा कि आपको मिलना है इंडिविजुअल कैपेसिटी में मिल लीजिए, लेकिन एडवाइजेबल नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि ऐसी सिचुएशन में जब वेद प्रताप वैदिक साहब इतने सधे हुए पुराने पत्रकार हैं, वो गए होंगे तो बगैर किसी क्लियरेंस के या बगैर किसी ग्रीन नोट के नहीं गए होंगे। और अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में मिले हैं तो उनको ये बात बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए कि मैं उनसे मिला और मैंने ये स्टोरी की और ये आर्टिकल या कुछ करने जा रहा हूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जिस तरह की बातचीत वैदिक जी की और हाफिज सईद की हुई है वो बिल्कुल अनयूजुअल सी बात लगती है। उन्होंने टीवी पे आके वैदिक साहब ने ये कहा कि हमने उनको कहा कि आप हिंदुस्तान आइए, हिंदुस्तान की पुलिस आपको का इंतजार कर रही है, हम सारे आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या ये संभव है कि वेद प्रताप वैदिक वहां बैठ करके हाफिज सईद के सामने इस तरह की बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल अजीब सी बात लग रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हुई थी। हो सकता है बैक चैनल को डिप्लोमेसी करने की कोशिश की गई हो, कुछ बातचीत का रास्ता खोलने की कोशिश की होगी, हो सकता है कि ऐसी चीजें की गई हो। लेकिन जो भी है इस पर सरकार को सफाई देनी चाहिए, खुल के सफाई देनी चाहिए। और वैदिक जी का भी जो अपना एक इंटीग्रिटी है वो भी क्वेश्चनेबल हो गया है, तो उनको भी इसको पूरे तौर पर खोल के बताना चाहिए कि वो गए थे इस्लामाबाद में, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के जो एहलकार हैं उनको पता था या नहीं था। सारी बातें साफ होनी चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान का एक बड़ा सहाफी जा करके एक सबसे बड़े टेररिस्ट से मिलकर आया, तो उसके पीछे की बात क्या है? जी मोहन सहाय साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है, जैसा कि सैयद फैसल अली साहब फरमा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से उन्हें कुछ ग्रीन सिग्नल जरूर मिला होगा, कुछ पॉजिटिव नोडिंग होगी, तभी ये मुलाकात हुई है। उन्होंने न कोई स्टोरी की, न कोई इंटरव्यू किया। आखिर क्या वजह थी मुलाकात की? क्या कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही थी? क्या आपको क्या लगता है? देखिए, जहां तक बैक चैनल डिप्लोमेसी की बात है, शायद ऐसा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है और भारत सरकार का शुरू से ही ये स्टैंड रहा है हाफिज सईद के बारे में, इज मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, और इंडिया के गेस्ट में जो उन्होंने अटैक किया। सवाल है वैदिक जी का। वैदिक जी ने अगर, जैसा कि हमारे साथी ने पहले कहा कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो मिलते हैं तो ठीक है, कोई भी जर्नलिस्ट किसी से मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर जो ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स, नॉन स्टेट प्लेयर्स हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। भारत में जैसे कि रामदेव जैसे लोग, अब रामदेव जैसे लोग, उनको कूटनीति के बारे में, डिप्लोमेसी के बारे में क्या मतलब है? अब ऐसे लोग अगर रोल प्ले कर रहे हैं इनिशिएटिव लेके, और रामदेव ने ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि वैदिक जी ने हाफिज सईद को कहा कि अपना हृदय परिवर्तन करते, तो ये बहुत ही हास्यास्पद और स्टूपिड जैसा लगता है मुझको। और मैं इतना कहूंगा कि हाईली रिस्पॉन्सिबल एक्ट है एक सीनियर जर्नलिस्ट वेद प्रताप वैदिक जैसे लोग को, जो कि हाफिज सईद से जाकर मिल के और भारत के बारे में कि भारत ये इंटेंट रखता है, ये नहीं करता है, जबकि उनको कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई ब्रिफ नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है उनको इस बात बोलने के लिए, वो जाके करते हैं। तो मैं समझता हूं कि सरकार को थोड़ा सा सख्ती से कदम लेना था और उनसे खूब पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे भी अगर वो मिले हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी, तो हमारे जो RAW है, रिसर्च एंड एनालिसिस के लोग या होम मिनिस्ट्री के लोग, IB के लोग, उनसे पूछताछ करनी चाहिए वैदिक जी से कि क्या हुआ। आफ्टर ऑल
क्या हाफिज सईद करता? मेरी समझ में काफी गैर जिम्मेदाराना हरकत है इनका। जी, यानी चूंकि आप भी ये बोल रहे हैं कि गैर जिम्मेदाराना हरकत है वेद प्रताप वैदिक की, तो इसका मतलब कांग्रेस जो इस पर हंगामा कर रही है वो भी जायज है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे, अनीस दुनानी साहब से, कांग्रेस लीडर हैं, क्या लगता है, तो क्या ये जायज है कि कांग्रेस जो मुतालबा कर रही है कि वेद प्रताप वैदिक को गिरफ्तार किया जाए, उनसे पूछताछ की जाए और सरकार इस पर जवाब दे? अनीस दुनानी साहब। सईद फैसल अली साहब, अनीस दुरानी साहब से राब्ता मेरा नहीं हो पा रहा है, जैसे ही बातचीत होगी, राब्ता होगा, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो क्या कांग्रेस का अब जायज लगता है हंगामा करना, जितना हंगामा राज्यसभा में और ये हाउस से बाहर हो रहा है, उसको अगर हम देखें तो? देखिए, कांग्रेस का हंगामा करना हो सकता है कि पॉलिटिक्स हो, सियासत हो, लेकिन जायज इसलिए है कि जो बात अभी सहाय जी कह रहे थे बिल्कुल सही है कि वेद प्रताप वैदिक साहब को किसने ये अथॉरिटी दी थी कि वो भारत के तरफ से जाकर के हाफिज सईद से कोई बातचीत करें, उसको न्योता दें या उसका न्योता लें? बिल्कुल अजीब सी बात है कि वो किस कैपेसिटी में जाकर के वहां बात किए। उनकी शर्तों से भी मैं सहमत हूं कि बहुत इररिस्पॉन्सिबल बात है, उनको ये नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात ये कि अभी तक ताज्जुब ये है कि अगर कोई दूसरा जर्नलिस्ट गया होता और इस तरह की बात हुई होती तो RAW के लोग उससे बात किए होते, रॉ के लोगों ने उनसे पूछताछ की होती। ठीक है, आपने जाकर के बात की, इंटरव्यू किया, ठीक है, आपका एक जर्नलिस्टिक आपकी एक फ्रीडम है, आप कर सकते हैं, लेकिन फिर ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो उनसे पूछताछ करके पता करें कि हाफिज सईद है तो कहां है, किस तरह से मुलाकात हुई, मुलाकात करवाने वाले कौन लोग थे, उसमें और कौन कौन लोग बीच में माध्यम बने। ये सारी चीजें हैं जिसको पब्लिक के डोमेन में आना चाहिए, सारे लोगों को जानना चाहिए। कहीं ना कहीं ये अजीब सी बात है और सरकार जो इस तरह के लोगों को लेकर के बहुत ही ज्यादा चिंता दिखाती है, वो भी इस पे खामोश है। ये बहुत अजीब सी बात है कि अब तक ये चीजें सबके सामने आनी चाहिए थी कि किन लोगों ने इस मुलाकात को करवाया और इसका मकसद क्या था। जी, एक बात और जानना चाहेंगे अनीस दुरानी साहब, आपके पास आने से पहले मोहन सहाय साहब से। मोहन सहाय साहब, अगर याद करें तो पिछले साल जम्मू कश्मीर के लीडर यासीन मलिक, JKLF लीडर, वो पाकिस्तान गए थे और वहां हाफिज सईद जो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके स्टेज पर बैठा हुआ नजर आया, दोनों की मुलाकात हुई। उस पर उस वक्त बीजेपी ने बहुत हंगामा किया था कि किस कैपेसिटी में, क्यों मुलाकात की, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो क्या हुकूमत को, अब चूंकि बीजेपी हुकूमत में है, हुकूमत को जवाब नहीं देना चाहिए वेद प्रताप वैदिक के मामले में? देखिए, हुकूमत का जवाबदेही बनती है कि नहीं, ये अपने जगह पर दूसरी बात है, लेकिन बतौर सरकार के हुकूमत को तो ये उनका दायित्व है कि वेद प्रताप वैदिक से पूछताछ की जाए और उनसे पता किया जाए कि आपने क्यों मुलाकात की और क्या बात हुई। जी जी, ये तो बिल्कुल, क्योंकि उनको किसी से ऑथराइजेशन था। जैसे मैंने पहले कहा कि जगत प्लेयर रामदेव जैसे लोग जो कि योगा करते हैं, वो अगर इतनी ज्यादा बड़ी कूटनीति करना शुरू कर देंगे, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत अमेरिका के बीच की डिप्लोमेसी को वो हैंडल करें। जी, यानी ऐसा आपके मुताबिक भी ऐसा लग रहा है कि दाल में कुछ काला जरूर है। अनीस दुरानी साहब, आप क्या कहेंगे हाफिज सईद और वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात पर? क्योंकि कांग्रेस के तमाम लीडरान को वो काफी कोस भी रहे हैं, जब क्योंकि कांग्रेस ने मुतालबा किया कि वेद प्रताप वैदिक की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम लीडरान की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपको ये अंदाजा हुआ होगा कि हाफिज सईद से मिलना आसान काम नहीं है। वहां की गवर्नमेंट ही चाहती है तो मिलाती है। अभी फैसल साहब कह रहे थे कि हमारे पास 5 मिनट पहले ऑफर आया, यानी इतनी सिक्रेसी बढ़ती जाती है उस शख्स के ताल्लुक से जो हिंदुस्तान का बदतरीन दुश्मन है, जिसका हमारे हाथ लग गया तो उसको हम जेल में ठूक दें। तो लेकिन सवाल यह है कि ये वैदिक जी का उनसे मिलना और फिर और सब कुछ बता देना, फिर उसको नवाज जी से मिले थे, उन्होंने कहीं पहले जिक्र नहीं किया कि मैं हाफिज सईद साहब से भी मिला था। दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल बैकडोर डिप्लोमेसी है। क्या करना चाह रही है, इस बारे में हुकूमत पर्दा डाल रही है। जी, यानी आपका कहना है कि हुकूमत भी इसमें बराबर की शरीक है। इतना इंपॉर्टेंट मामला है कि इसने हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट लोग जिस फाउंडेशन के मेंबर हों, उसी फाउंडेशन के मेंबर वैदिक जी भी हों, फिर वो जाकर हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 से मिले, तो ये कुछ बातें समझ में नहीं आती लोगों की। जी, यानी आपके मुताबिक भी दाल में कुछ काला है और हुकूमत कहीं ना कहीं से ये जानती थी कि मुलाकात होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया हम तमाम मेहमान का यहां पर करेंगे। मोहन सहाय साहब और अनीस दुरानी साहब फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। वक्त की तंगी है, हालात हादरा में वक्त हो गया एक ब्रेक का। सैयद फैसल अली साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बात करेंगे कि गजा पर इसराइली बर्बरियत की, कि गुज़श्ता 7 रोज से हो रही बमबारी में 250 के करीब फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। आलम इस्लाम खामोश तमाशाई बना हुआ है, बेबस नजर आ रहा है।
जिसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू में हमारे साथ अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे AMU के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर अर्शी खान साहब भी फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब और इस सेगमेंट में अलीगढ़ से गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं AMU को डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर अर्शी खान साहब। आपका खैर मकदम है। ये शुक्रिया। गजा पर इसराइली बर्बरियत जारी है। गुज़श्ता 7 रोज से हो रही बमबारी में 250 के करीब फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। ये सिलसिला और कब तक चलेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें हमलों से बाज नहीं रख सकती। एक रिपोर्ट। इसराइल ने कमजोर और नातवा फिलिस्तीनियों पर हल्का जिंदगी तंग करके रख दिया है। सहयूनी हुकूमत ने 15 लाख की आबादी वाली गजा पट्टी की नाकाबंदी कर रखी है, जिसके सबब इंसानी दिल रखने वाले अफराद इसे दुनिया की सबसे बड़ी जेल करार देते हैं। उस पर हर साल 2 साल में होने वाले हमले रही सही कसर पूरी कर देते हैं। गुज़िश्ता 7 रोज से इसराइल के बहादुर फौजी गजा के आसमान पर बमों की आतिशबाजी कर रहे हैं। गजा का एक भी शहरी खुद को सलामत महसूस नहीं कर रहा है। मरने वालों में शेरखार बच्चों से लेकर खवातीन और बुजुर्ग सब शामिल हैं। हैरत अंगेज तौर पर अरब ममालिक खामोश हैं। वो अब भी मगरबी ममालिक की इजारादारी वाली अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। मगरबी ममालिक जरूर लबकुशाई कर रहे हैं, लेकिन उनके निशाने पर इसराइल नहीं बल्कि हमास है। यूरोप और अमेरिका कह रहे हैं कि इसराइल को हमास के रॉकेट हमलों से अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का पूरा हक हासिल है। ये वही रॉकेट हमले हैं जिनमें इंसान तो दूर सहयूनी चूहे के भी मरने की अब तक कोई इत्तला नहीं है। मुश्किल की इस घड़ी में मिस्र की हुकूमत ने जरूर रफा क्रॉसिंग खोलकर फिलिस्तीनियों पर एहसान किया है। इसराइली हमलों में जख्मी हुए अफराद इलाज के लिए इसी क्रॉसिंग से मिस्र आ जा सकते हैं। इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल अकेली ऐसी तंजीम है जो वाकई हक की बात कर रही है। उसने इसराइल पर फिलिस्तीन के खिलाफ असलहे के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाए जाने का मुतालबा किया है। साथ ही उसने इसराइली जंगी जराइम की गैर जानिबदाराना जांच का भी मुतालबा किया है। हजरत मूसा के जमाने में फिरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ डाले थे, लेकिन आज उसी बनी इसराइल की हुकूमत खुद फिरौन के नक्शे कदम पर चल रही है। इसराइल जो कुछ भी कर रहा है उसे फिलिस्तीनियों को दी जाने वाली इज्तमाई सजा करार दिया जा रहा है, लेकिन कोई ये तो बताए कि गजा वालों का आखिर कसूर क्या है। आलमी समय के लिए आबिद अली। दोनों मेहमान गुफ्तगू में शामिल है। स्टूडियो में मौजूद है सैयद फैसल अली साहब और अलीगढ़ से शामिल हैं गुफ्तगू में डॉक्टर अर्शी खान साहब। डॉक्टर अर्शी खान साहब, क्या कहेंगे, क्या आलमी इस्लाम ऐसा ही खामोश तमाशाई बना रहेगा? क्योंकि आलमी बिरादरी जिसे हम कहते हैं उसका रिएक्शन समझा जा सकता है कि वो कहीं न कहीं से इसके लिए हमास को जिम्मेदार ठहरा देने के हमास रॉकेट हमले कर रहा है, इसलिए उसके जवाब में इसराइली कार्रवाई हो रही है। आप किस तौर पर देखते हैं? देखिए, इसराइल, मैंने पहले भी कहा है, शायद इंटरनेशनल चैनल पे कहा है कि इसराइल की जो पैदाइश है वो नाजायज है, मतलब लीगली नाजायज है। उसकी लंबी हिस्ट्री है, तो नाजायज एक एंटिटी है और उसके तमाम जितने भी काम शुरू से लेके अब तक हुए हैं वो नाजायज रहे हैं। आप ये देखिए कि उन्होंने जब भी पीस की बात की उस पीस को तोड़ा और दोस्ती की बात की, आपके इजिप्ट से दोस्ती किया, उसके बाद पैलेस्टीनियन पे अपने कहर मतलब बैठाते रहे। तो मैं ये समझता हूं कि इसराइल की टोटल जो एक्टिविटीज है आपके जब से इसका क्रिएशन हुआ
तब से लेकर के अब तक के वायलेंस और तशद्दुद से और टेररिज्म से भरी हुई है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो दुनिया में तमाम जगह लोग बात कर रहे हैं स्टेट की फेल्ड स्टेट और रोग स्टेट, और ओबामा और इनके पहले क्लिंटन ने भी इसकी बात की थी, बुश ने भी बात की थी कि रोग स्टेट क्या है और फेल्ड स्टेट क्या है और टेररिस्ट स्टेट क्या है। तो मैं समझता हूं कि ये टेररिस्ट स्टेट है और इसके जो आईडीएफ है, इजरायली डिफेंस फोर्स, इसको टेररिस्ट करार दिया जाए, एनटीटी को करार दिया जाए। और जो वहां पे जो सेटलर्स हैं जो इलीगली सेटल्ड हैं, जिनके खिलाफ यूरोपियन यूनियन के बारे में ने भी कहा है कि जो सेटलर्स जो वेस्ट बैंक में आबाद है वो इलीगल जो आप जो बात बोल रहे हैं, ये तमाम बातें अगर मान ली जाए तो भी पूरी दुनिया कहीं ना कहीं से इस मामले को नहीं माने और ये आवाज, इस आवाज में आवाज नहीं मिला रही है। अगर हम आलमी बिरादरी की हम बात कर रहे हैं, इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम सैयद फैसल अली साहब। सैयद फैसल अली साहब, ये तमाम बातें जो डॉक्टर अशरफ खान साहब कह रहे हैं ये हकीकत है, लेकिन कोई दुनिया में पूरे तौर पर इसके साथ खड़ा हुआ, इस पर स्टैंड लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम मगरबी ममालिक की बात करें या यूएनओ की बात करें। देखिए, जाहिर सी बात है कि इसराइल का जब मामला आता है तो पूरी आलमी बिरादरी एक तरफ खड़ी होती है, फिलिस्तीनी और उनके साथ के जो दो चार लोग हैं हमारे वो अलग दिखते हैं। अब तक आप पूरे 48 से लेकर के अभी तक 2014 तक यही सूरत हाल है। इसराइल का जो जुल्म है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, चाहे वो सेटलर्स के शक्ल में बढ़ रहा हो, चाहे आज ये जो ग्राउंड ऑफेंसिव है उसके तौर पे देखा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो आलमी बिरादरी कहाँ है। जब ISIS की बात होती है तो पूरी दुनिया में एकाएक हंगामा हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ISIS के लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, वो एक दूसरी बहस का मौजू है। लेकिन जब वहां कुछ लोगों की मौत हुई और वहां जब चंद जाने गई, जो बहुत बुरी बात है, जो नहीं होना चाहिए, तो उसकी मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया उठकर ये खड़ी हो गई और पूरी दुनिया में एक तरह से खिलफशार मच गया। लेकिन आज जब पूरे तौर पे फौज के जरिए गाजा पट्टी में हमला किया है इसराइल ने, तो ये आलमी बिरादरी कोई भी इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है कि ये नाजायज है, ये गलत है, ये गैर कानूनी है, बल्कि लोग ये कह रहे हैं कि हमास के रॉकेट के खिलाफ ये एहतजाज है। बिल्कुल सही बताया आपने रिपोर्ट में कि हमास के रॉकेट अटैक से कितने लोगों की जान गई है या नहीं गई है। जो रॉकेट अटैक हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हमास जो लड़ाई लड़ रहा है वो फिलिस्तीनियों की लड़ाई लड़ रहा है। तो फिलिस्तीनियों का मसला हल क्यों नहीं किया जा रहा? आलमी बिरादरी क्यों नहीं टू स्टेट की जो थ्योरी है उस पर काम कर रही है? क्यों नहीं एक फिलिस्तीन का जो मसला है उसको हल किया जा रहा है और उस पर लोग बैठे हैं? जाहिर सी बात है कि यहूदियों की जो लॉबी अमेरिका में है वो अमेरिका को इस तरह से गाइड करती है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में एकाएक कोई शिफ्ट नहीं आ सकता है। और जब तक कि फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट नहीं आएगा और फिलिस्तीनियों के मसले को लोग नहीं समझेंगे, इसराइल इसी तरह से बर्बरता करता रहेगा। ये बहुत अफसोस की बात है। जी डॉक्टर अशरफ खान साहब, फेल्ड स्टेट आपने कहा, फेल्ड स्टेट, रोग स्टेट, टेररिस्ट स्टेट की बात होती है, लेकिन जब ओबामा आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि फिलिस्तीन के मसले को हल करेंगे, एक मिशन के तौर पर चलेंगे। तो क्या ओबामा का ये मिशन फेल्ड मिशन है, ये मान लिया जाए अब? क्योंकि ओबामा हालांकि कोशिश जरूर कर रहे हैं, करवाते हैं, तो क्या ये फेल्ड मिशन नहीं लगता जिस तरह से हमले हो रहे हैं और मासूमों की जाने जा रही है फिलिस्तीन में? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि पोर्टस, जिनको लोग कहते हैं अमेरिका में प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो पोर्टस की पोजीशन 0 है आपके ज़ायनिस्ट लॉबी के सामने। मैं बिल्कुल बहुत ही रफली बोल रहा हूँ, इसके लिए माफ कीजिएगा। पोर्टस की पोजीशन बहुत ही 0 है, खास करके ज़ायनिस्ट एंटिटी के सामने में, इजराइल के सामने में। वो कुछ नहीं कर सकते, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। आपको ये पता है कि अमेरिका ने किस तरह से डेमोक्रेसी के लिए और फ्रीडम के लिए आपके अफगानिस्तान को बॉम्ब किया, लीबिया को बॉम्ब किया, इराक को बॉम्ब किया। वो इजराइल को भी बॉम्ब कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप डेमोक्रेसी के नाम पे बॉम्ब कर रहे हैं तो उसको भी बॉम्ब कर सकते हैं, अगर आपको लोगों को लिबरेट करना है। इसलिए कि कोई एक्शन आपने अभी तक नहीं लिया, लेकिन वो नहीं लेंगे, इसलिए कि डुअलिटी है। तो वो अरब स्प्रिंग की बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, लेकिन जब यहाँ पे पैलेस्टीनियन की आजादी की बात आती है तो वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बने रहते हैं। दूसरे तरफ जो इस्लामिस्ट ड्रामेटिस्ट हैं आपके कुछ कंट्रीज, वो एक तरफ सीरिया में जो है रिवोल्यूशन और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पैलेस्टीनियन के लिए खामोश हैं। एक बहुत ही अफसोस। जी, यानी आपके मुताबिक अमेरिका की हुकूमत भी जो वहां की जो यहूदी लॉबी है, सहयूनी लॉबी है, उसके आगे बेबस है, और जो इस्लामिक ममालिक हैं वो भी कहीं ना कहीं से बेबस नजर आ रहे हैं। सैयद फैसल अली साहब, क्या लगता है आपको, क्या वाकई इस मसले का कोई हल निकलेगा या ऐसा ही ये मामला खींचता रहेगा लोगों की हलाकत? क्योंकि हर 2-4 महीने के बाद या 6 महीने, साल, 2 साल के बाद ऐसे वाकयात होते रहते हैं और लोगों की मासूमों की जानें जाती रहती हैं, मसला हल नहीं होता।
देखिए खालिद, मैं भी बहुत लोग बहुत पुरुमीद थे कि जब ओबामा दूसरी बार सदर बने तो ये माना जा रहा था कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए भी कुछ नहीं है, इसलिए कि दूसरी बार के बाद तीसरी बार अमेरिका में सदर नहीं बन सकते हैं। तो एक लेगेसी छोड़ के जाने की बात है, एक हिस्ट्री क्रिएट करके जाने की बात है। तो लोगों ने ये उम्मीद जताई थी कि शायद इस बार बराक ओबामा कुछ करेंगे, लेकिन ये तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक वहां ज़ायनिस्ट लॉबी की ताकत कमजोर नहीं हो और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी चेंज ना हो। जब तक ये नहीं होगा मुझे नहीं लगता अनकरीब। क्या ओबामा साहब को ये अनाउंस करते वक्त ये ख्याल नहीं आता जब वो ये बोल रहे थे कि सीरिया में जो रिबेल्स हैं उनको $50 करोड़ दिया जाएगा, मदद की जाएगी, $50 करोड़ से उनको हथियार फराहम किया जाएगा, उनको फिलिस्तीन और इसराइल का मामला नजर नहीं आ रहा था उस वक्त? देखिए, इसराइल तो बिल्कुल नजर आता है लेकिन फिलिस्तीन बिल्कुल नजर नहीं आता है। फिलिस्तीनियों के हकूक की बात कभी नहीं होती है और बहुत सच्ची बात यह भी है कि जो वहां पे मुस्लिम ममालिक हैं इतराफ में, वो भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं सिवाय इसके कि वक्तन फवक्तन कुछ पैसा, कुछ डोनेशन जाती है, कुछ फाइनेंशियल एड जाती है। लेकिन ये भी याद रखिए खालिद कि फाइनेंशियल एड भी गाजा पट्टी नहीं पहुंच पाती है या फिलिस्तीन नहीं पहुंच पाती है, इसलिए कि जिन बैंकों के जरिए ये जाती है उनका भी ब्लॉकेड है वहां पे। तो फिलिस्तीनियों को न सिर्फ ये कि जमीनी तौर पर बल्कि पूरी तरह से माशी तौर से भी बर्बाद कर दिया गया है और पूरी आलमी बिरादरी इस पे खामोश बैठी है। लेकिन एक चीज बिल्कुल तय है कि हक और बातिल की लड़ाई में हक की जीत होनी है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला फिलिस्तीन की भी आजादी होगी और पूरे तौर पे होगी, लेकिन अनकरीब में मुझे ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। जी, अनकरीब में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि फिलिस्तीन आजाद हो, लेकिन चूंकि हक की जीत होगी ये बोल रहे हैं सईद फैसल साहब, इसलिए उम्मीद है कि देर आयत दुरुस्त आयत, हो सकता है कि देर हो तो और मामला हल हो जाए। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मामला हल होगा। आलमी बिरादरी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वक्त की तंगी, हम गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। डॉक्टर अशीक खान साहब, फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए अलीगढ़ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू। सईद फैसल अली साहब, आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए, हालत हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हालत हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।